हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक नया महीना नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ। कुछ वीडियो नवंबर के भी बचे हैं, उन्हें मैं बहुत जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। और एसएससी के भी क्विज़ और आईबीपीएस के भी क्विज़ मैंने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं, उनको आप एंजॉय करिए। एसबीआई पीओ के लिए भी हमारा मिशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 दिसंबर, नया महीना नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, आईआईएसईआर बोलते हैं वैसे इसे, और आईआईएसईआर कहाँ पे है? आईआईएसईआर ये वैसे तो कई जगह है इंडिया में, लेकिन जो तिरुवनंतपुरम वाला है, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये भारत में बहुत सारी जगह पे है आईआईएसईआर। और जो तिरुवनंतपुरम वाला है, उसके जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित करी है, जो सौर ऊर्जा को पकड़ने में मदद करेगी, यानी नया आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम लॉन्च करा है। देखिए, इन्होंने पौधों से सीखा है। जैसे हमारे पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं? पौधे जो सूर्य की किरणें होती हैं उन्हें अवशोषित करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। वैसे ही जो काम पौधे करते हैं, क्योंकि पौधे सूरज की किरणें ज़्यादा अवशोषित करते हैं, क्या वही चीज़ हम मशीन से करवा सकते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो फिर ज़्यादा सौर ऊर्जा हमें मिलेगी। तो यही चीज़ इन्होंने करी है, कृत्रिम रूप से प्रकाश संचयन प्रणाली, प्रकाश को इकट्ठा करने की प्रणाली विकसित करी है। ये करी है आईआईटी इंदौर और आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने। तो आंसर है आईआईटी इंदौर। और इंदौर जो है वो न्यूज़ में क्यों था? 2-3 रीजंस की वजह से न्यूज़ में था। सबसे पहले तो जो गेल है, गेल हाइड्रोजन को मिक्स कर रहा है नेचुरल गैस के साथ इंदौर में। तो गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहला जो इसने अपना प्लांट लगाया है, पहला संयंत्र लगाया है जो, वो इंदौर में लगाया है गेल ने, जिसमें हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ मिक्स किया जा रहा है। दूसरा, इंदौर इसलिए न्यूज़ में था कि एशिया का सबसे बड़ा जो बायो सीएनजी प्लांट है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन इंदौर में किया। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगा है। तीसरा, इंदौर इसलिए न्यूज़ में था कि इंदौर भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है जो आपको डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इंदौर बना है। और चौथा, प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन इंदौर में होगा। कब होगा? 9 जनवरी 2023। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसका सेलिब्रेशन इंदौर में होगा। इन 4 कारणों की वजह से इंदौर न्यूज़ में था। और ऑफ कोर्स इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, वो सब जानते हैं। बड़ा शहरों में इंदौर है, छोटे शहरों में महाराष्ट्र का पंचगनी है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, प्रवासी भारतीय दिवस पे हमारा चीफ गेस्ट कौन होगा? गयाना के राष्ट्रपति होंगे, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो हमारे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, जिसके सेलिब्रेशन इंदौर में होंगे, उसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ, ये 38 वर्षों में पहली बार फटा। आप देख सकते हैं ये ज्वालामुखी फटा, लावा निकल रहा है। जब लावा अंदर होता है तो हम उसे मगमा बोलते हैं। तो ये कौन से देश में है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हवाई में है। हवाई प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, एक आइलैंड कंट्री है हवाई। तो हवाई में है मोना लोआ। इज दैट अंडरस्टूड? इसके अलावा हवाई में और भी ज्वालामुखी हैं जो आपके काम के हैं। जैसे एक किलोइया, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, स्पेलिंग थोड़ी देखना, किलोइया। मुझे प्रैक्टिस हो गई, पहले मैं हमेशा किलोइया की स्पेलिंग गलत लिखता था तो किलोइया, KILAUAE, किलोइया, किलोइया भी हवाई में है। और एक है मोना किया। तो मोना लोआ, मोना किया, किलोइया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे हवाई में ज्वालामुखी हैं। और ये मोना लोआ जो फटा है ना, ये पिछली बार 1984 में फटा था, 38 साल पहले। तो 1984 के बाद अब फटा है ये सीधा। और ये आप जानते हो कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी के मुंह से निकलती रहती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताता हूँ कि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि रशिया में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो फटने वाला है। उसका नाम है शिवेलुच। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रशिया का कौन सा ज्वालामुखी है जो फटने वाला है। तो उसका नाम है शिवेलुच, SHIVELUCH।
वार्निंग दे दी है वैज्ञानिकों ने कि जरूर फटेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन उसने कहा है कि मंकी पॉक्स को अब किस नाम से बुलाया जाएगा। देखो, मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसने काफ़ी तबाही मचाई, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में। मंकी पॉक्स के वायरस की खोज 1970 में हुई थी और यह क्लियर नहीं है कि यह मंकी से मिला था। हालांकि ऐसा माना गया कि मंकीज़ इसका स्रोत हैं, लेकिन ये अननोन ओरिजिन है, तो बेचारे मंकियों की क्या गलती है कि आप इसको मंकी पॉक्स बोलें। तो WHO कह रहा है कि एक काम करते हैं, इसको मंकी पॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको एम पॉक्स बोलेंगे। तो आंसर है एम पॉक्स। हालांकि WHO ने यह भी कहा कि अभी 1 साल तक हम एक काम करेंगे, क्योंकि हर जगह एकदम से तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अभी 1 साल तक हम इसको मंकी पॉक्स भी बोलेंगे, एम पॉक्स भी बोलेंगे, लेकिन आगे चल के हम इसे सिर्फ मंकी पॉक्स के नाम से ही बुलाया करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और क्या मंकी पॉक्स की कोई दवाई है दुनिया में? हाँ, एक ही दवाई है, लेकिन दवाई का नाम आपको पहले बताऊं उससे पहले बता दूं, मंकी पॉक्स के भी कई प्रकार हैं, कई वेरिएंट्स हैं। जैसे कोविड के हैं ना, कोई ओमिक्रॉन, कोई डेल्टा क्रॉन, कोई कुछ। मंकी पॉक्स के भी कई वेरिएंट हैं और इनको क्या नाम दिए गए हैं WHO के द्वारा? इनको नाम दिए गए हैं क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A और क्लेड्स 2B। तो एग्जाम में यह भी आ सकता है कि भाई क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A और क्लेड्स 2B किसके प्रकार हैं? मंकी पॉक्स के प्रकार हैं। और मंकी पॉक्स की दुनिया में एक ही दवाई है अभी तक। उसका क्या नाम है? उसका नाम है इम्वानेक्स। इम्वानेक्स इसे बनाया है डेनमार्क की एक कंपनी ने, जिसका नाम है बावारियन नॉर्डिच। बावारियन नॉर्डिच नाम की कंपनी, एक ही दवाई है दुनिया में मंकी पॉक्स की और उसका नाम है इम्वानेक्स, जिसको बनाया है बावारियन नॉर्डिच ने। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो एकदम अच्छे से उसको पकड़ के करें, मतलब उसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पूरा जो सवाल है ना, एकदम अच्छे से पी जाए उसे कि कुछ बचे ही ना। यही आपका वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने लिथियम के जो भंडार हैं उनकी खोज करने के लिए 3 भूवैज्ञानिकों की टीम भेजी है। देखो, लिथियम तो चाहिए हमें, हमारे देश में तो लिथियम के भंडार कोई है नहीं, और लिथियम से बैटरी बनती है। लिथियम तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में हर जगह तो लिथियम यूज होता है आजकल। लेकिन दुनिया में लिथियम कहाँ मिलता है? अब यहाँ मैप में देखो ध्यान से, ये 3 कंट्री हैं साउथ अमेरिका के। ये है चिले, तो चिली हिंदी में चिली बोलते हैं, इंग्लिश में चिले बोल देते हैं। ये है बोलीविया, ये है अर्जेंटीना। और अगर आप ध्यान से देखें, यहां मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल को बोलते हैं लिथियम ट्रिनिटी। लिथियम ट्रिनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जगह में जिसका कुछ हिस्सा चिले, कुछ हिस्सा बोलीविया और कुछ हिस्सा अर्जेंटीना में है, यहां पे दुनिया का 50% लिथियम यहीं पे पाया जाता है, मतलब इनके भंडार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 कंट्री लिथियम का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं, नहीं, लेकिन इन भंडार हैं। भंडार हैं तो सिर्फ भंडार होना तो काफी नहीं है ना। ये तो वो बात हो गई, किसी बच्चे में दिमाग बहुत ज्यादा लेकिन पढ़े ही ना, तो सिर्फ भंडार होना काफी नहीं है। अब वहां से निकालना भी तो पड़ेगा। इसके लिए भारत ने क्या करा है, अपनी जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, काबिल यानी खनिज विदेश लिमिटेड और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी है अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में भेजी है, तो अर्जेंटीना आंसर है। और आपको बता दूं, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना का कुछ हिस्सा, इसको लिथियम ट्रिनिटी कहा जाता है, जहां पे दुनिया के 50% से ज्यादा लिथियम के भंडार हैं। और अर्जेंटीना क्यों न्यूज में था? अर्जेंटीना की लड़ाई चल रही है ब्रिटेन से। क्यों चल रही है? फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर। एक फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, इनको लेकर लड़ाई चल रही है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में काफी विवाद जो है वो चल रहा है। और अर्जेंटीना में एक मरुस्थल भी है जिसको बोलते हैं पटागोनिया। पटागोनिया मरुस्थल है यहाँ पे। एंडीज के जो पहाड़ हैं वो अर्जेंटीना में भी हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो। और अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे कौन सा ज्वालामुखी है जो दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है? ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाइट सबसे ज्यादा है। ये अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे है। अर्जेंटीना के एक फेमस खिलाड़ी भी हैं जिनका नाम है लियोनल मेसी, आजकल वर्ल्ड कप में धूम मचा रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? अच्छा सवाल है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहां हुआ? याद रखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ। और इसका आयोजन किसने किया? एक संगठन है कार्नेजी इंडिया। तो कार्नेजी इंडिया ने इसका जो आयोजन किया हमारे विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर किया, जिसके मंत्री हैं एस जयशंकर। और एस जयशंकर
यहाँ पे इन्होंने शिरकत भी करी, वो गए भी थे यहाँ पे। और आपको बता दूं कि इसका थीम क्या था। इसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो समिट हुई थी इसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। संस्कृत में बनी दुनिया की पहली डॉक्यूमेंट्री, साइंस डॉक्यूमेंट्री, इसका क्या नाम है? गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ 53वां संस्करण, उसमें इसको प्रदर्शित किया गया था। तो दुनिया की पहली जो डॉक्यूमेंट्री है संस्कृत में, उसका नाम है यनम। ये गोवा में दिखाई गई। और आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है ये एक किताब के ऊपर बनी है। इस किताब का नाम है माई ओडेसी। और माई ओडेसी किताब को लिखा है के राधाकृष्णन ने। के राधाकृष्णन कौन है? ये वो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने भारत का मंगलयान मिशन करवाया था। मंगलयान मिशन के पीछे सबसे ज्यादा दिमाग किसका था? के राधाकृष्णन का। इसरो के वैज्ञानिक थे, चेयरमैन भी थे। तो के राधाकृष्णन की किताब आत्मकथा है उनकी, माई ओडेसी के ऊपर ये फिल्म है यनम। ये मंगलयान मिशन के ऊपर है। तो ये संस्कृत में है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्री आज तक नहीं देखी होगी जो संस्कृत में है, लेकिन ये है। और अब आपको मैं बताता हूं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया डिटेल में। तो बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हर साल गोवा में होता है। इस बार 53वीं बार हुआ था। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, इसमें फोकस कंट्री कौन सा था? फोकस कंट्री वो होता है जिस कंट्री की फिल्में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके डायरेक्टर, उसके एक्टर, प्रोड्यूसर सब आते हैं। तो फोकस कंट्री था फ्रांस, यानी इस कंट्री के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा किया गया, फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? देखो, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड होता है उसे बोलते हैं स्वर्णिम मयूर, यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला एक फिल्म को जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और ये कोस्टा रिका देश की फिल्म है। ये स्पेनिश भाषा चलती है कोस्टा रिका में। तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, कोस्टा रिका देश की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसको बोलते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो ये बन गए, 4 बन गए बल्कि। अब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। अभिनेत्री, तो अभिनेत्री जो है डेनिएला नवारो, ये हैं बेस्ट एक्ट्रेस। इन्होंने इसी फिल्म में काम करा है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर एक ईरान के एक्टर हैं जिनका नाम है वाहिद मोबाशेरी। ईरान के एक्टर हैं, इन्होंने ईरान की एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है कोई अंत नहीं, यानी नो एंड। ये ईरान की फिल्म है। तो बेस्ट एक्ट्रेस डेनिएला नवारो, फिल्म का नाम कोस्टा रिका की फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला था, कोस्टा रिका की फिल्म है। फिर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस हो गए, ठीक है। फिर सत्यजीत रे अवार्ड किसे मिला? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यजीत रे आजीवन उपलब्धि अवार्ड, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला स्पेन के डायरेक्टर कार्लोस सोरा को। ये स्पेन के डायरेक्टर हैं। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला? भारत की फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर वो हैं मशहूर तेलुगु एक्टर चिरंजीवी। चिरंजीवी तेलुगु एक्टर हैं। वैसे इन्होंने हिंदी फिल्में भी की हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, शायद 5-6 साल का था, इनकी एक फिल्म आई थी जेंटलमैन। आपने वो गाना अगर सुना हो, रूप सुहाना लगता है, जूही चावला, बहुत अच्छी फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, महेश भट्ट ने शायद बनाई थी उस समय, मेरे को याद है। तो चिरंजीवी जो है तेलुगु एक्टर हैं, इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर एक अवार्ड और पूछ सकते हैं आपसे, वो है यूनेस्को गांधी मेडल। यूनेस्को गांधी मेडल किसे मिला? तो ये मिला एक फिल्म को जिसका नाम है नरगैसी। नरगैसी फिल्म को बनाया है पायम एस्कंदर ने। पायम एस्कंदर, ये चाहे याद ना रखो लेकिन ये याद रख लो किस फिल्म को मिला है यूनेस्को गांधी मेडल, नरगैसी। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूरी का चेयरमैन कौन? जूरी डिसाइड करती है ये अवार्ड किसे दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है इंडिया के लिए जूरी या अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए जूरी, दोनों जूरी अलग अलग होती हैं। इंडिया के लिए जूरी कौन था? इंडिया के लिए जूरी के हेड थे विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा। और इंटरनेशनल जूरी के लिए कौन था? इजराइल के व्यक्ति नदाव लापिड। और ये काफी कंट्रोवर्सी में रहे, 4 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि इन्होंने कश्मीर फाइल्स की फिल्म की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई। इन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो एक प्रोपेगेंडा है। खैर बाद में इन्होंने माफी मांग ली। तो नदाव लापिड जो हैं ये इजराइल के व्यक्ति हैं, ये इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन थे। और इंडियन जूरी के चेयरमैन कौन थे? विनोद गनात्रा। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये वैसे काफी फेमस वर्ड होता है CCUS। CCUS क्या होता है?
CCUS मतलब होता है, हमें देखो, अब हम वातावरण से कार्बन को निकाल देंगे, यानी कैप्चर करो पहले, उसे बाहर निकालो, फिर उसको यूटिलाइज और स्टोर भी तो करना है, वरना उसे हम वातावरण से बाहर निकाल के रखेंगे कहाँ कार्बन को। हर बार हम कहते हैं वातावरण में कार्बन कम करो, ठीक है, कार्बन कम करोगे कहीं तो ले जाओगे उसे, तो कैप्चर करो पहले, फिर यूटिलाइज और स्टोर भी तो करो। तो इसको बोलते हैं CCUS, यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, ये रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमें 2050 तक अगर हम 750 मिलियन टन पर एनम कार्बन जो है वो कैप्चर करेंगे, वातावरण से बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए जब हम इसको स्टोर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उससे 8 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। जो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कार्बन कैप्चर को पहले बाहर करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर यूटिलाइज करेंगे, उसी चीज से 8 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। और ये सब भारत को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने शपथ ली है, पंचअमृत। हम ये कह रहे हैं कि हम 45% जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी की, ध्यान से सुनना भाई, हमारे जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी 45% कम कर देंगे 2030 तक, और हम हमारी आधी ऊर्जा की खपत अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे 2030 तक। इतना ही नहीं, हम नेट जीरो बन जाएंगे 2070 तक। तो हमने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। हाल ही में दवाई है इंकोवैक, ये किसने बनाई है? इसको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उन्होंने प्राइमरी सीरीज और बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल कर दिया है। ये पहली दवाई है दुनिया की जो कोविड के लिए नाक से ली जाती है। आप इसे नाक में डालेंगे और उसकी कुछ जो जो उसमें से वो गैस वो निकलेगी, बूंदे निकलेगी, जो भी, वो जल्दी से वेपोराइज होकर आपकी नाक में चली जाएगी। इंकोवैक नाक से ली जाएगी। ये दुनिया की पहली दवाई है जो नाक में डाल दी जाती है इसकी बूंदें। भारत बायोटेक ने बनाई है। क्या किसने बनाई है? भारत बायोटेक। तो मिस्टर एंड मिसेस एला, सुचित्रा एला और उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर एला, वो इस कंपनी के मालिक हैं। और इसी कंपनी ने कोवैक्सीन दवाई भी बनाई थी। हैदराबाद की कंपनी है, इसने कोवैक्सीन दवाई भी बनाई थी। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में बोली लगाने वालों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में किस शहर में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा करी? देखो, कोयला मंत्रालय जो है ना, वो इस समय काफी कोयले की खदानों का नीलामी कर रहा है। जो प्रहलाद जोशी हैं हमारे कोयला मंत्री, अभी उन्होंने 141 जो ब्लॉक हैं उनकी नीलामी करी है कोयले की, और 1 दिसंबर को मुंबई में वो एक निवेशक सम्मेलन करवाएंगे जिससे कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सके। यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। एक और बात, हमारा कोल गैसीकरण यानी कोयला गैसिफिकेशन का टारगेट क्या है? कोयले को जला के एक गैस निकलती है जिसे सिन गैस बोलते हैं या कोल गैस बोलते हैं। हमें 100 मिलियन टन कोल गैस बनानी है 2030 तक। सुपर इंपॉर्टेंट MCQ है। हम कोयले से कितनी गैस बनाना चाहते हैं? हम 100 मिलियन टन कोयले से गैस बनाना चाहते हैं 2030 तक, मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन या मंत्रालय ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के चोसला गांव में अपनी रीहैब प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, चल रहा है काफी टाइम से। रीहैब प्रोजेक्ट क्या है ये मान लो किसी किसान का खेत है। किसान के खेत की जो बाड़ होती है, फेंसिंग करते हैं ना चारों तरफ, यहां पे मधुमक्खी के डब्बे लगा दो। उससे क्या होगा? हाथी नहीं आएंगे, हाथी खेत में नहीं घुसेंगे क्योंकि हाथी मधुमक्खी से डरता है। तो किसानों का जो संघर्ष है, मानव पशु संघर्ष, मानव हाथी संघर्ष, वो कम होगा। इसको बोलते हैं रीहैब, यानी रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनीबीज। मधुमक्खी की सहायता से मानव पशु संघर्ष को रोकना। ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग का प्रोजेक्ट है जो MSME मंत्रालय के अधीन काम करता है और मनोज कुमार इसके चेयरमैन हैं। ये है प्रोजेक्ट रीहैब। हाल ही में साइट्स क्या है? साइट्स बोलते हैं हम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो उन जानवरों का व्यापार रोकती है जो खतरे में है, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पौधे और फौना मतलब जंतु। उनका अवैध व्यापार रोकने के लिए जो सम्मेलन है उसे साइट्स बोलते हैं। इनकी 19वीं बैठक COP19 कहां हुई थी? ये पनामा में हुई थी। पनामा शहर, पनामा देश की राजधानी है पनामा शहर। तो इनका 19वां जो साइट्स का सम्मेलन हुआ, इसमें कौन सा जानवर है जिसको अपेंडिक्स 1 से निकालकर अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया? अपेंडिक्स 1 में वो जानवर रखे जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरे में होते हैं। जैसे मान लो कोई घोर रूप से विलुप्त प्राय है कोई, उसको डाल दिया अपेंडिक्स 1 में।
अपेंडिक्स 2 में अगर रखते हो तो उनको रखते हो जो उतने ज़्यादा खतरे में नहीं है। अब ये जो जानवर है इसका नाम है सदर्न व्हाइट राइनो। ये देखिए, ये बहुत अलग तरह का गैंडा है। पहली बात तो इसके 2 सींग हैं। भारत में जो गैंडा होता है उसका एक ही सींग होता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, वो ग्रेट वन हॉर्न राइनो बोलते हैं उसे। तो ये दूसरा सफ़ेद रंग का गैंडा है। ये भारत में जो गैंडे होते हैं वो ब्राउन या काले रंग, मतलब थोड़ा ब्लैकिश टाइप होते हैं। तो ये सदर्न व्हाइट राइनो कहाँ पाया जाता है? ये नमीबिया में पाया जाता है। चीता लाए थे ना नमीबिया से उठा के, अब ये भी नमीबिया में मिलता है। तो अपेंडिक्स 2 में रख दिया है हमने इसे अपेंडिक्स 1 से निकाल के। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा है कि साल का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है। वर्ड ऑफ द ईयर मतलब जो शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हो अचानक, वो है गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग क्या होता है समझो। किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश करो एकदम, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बताओ जो वास्तविकता से विपरीत हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम तोड़ दो, उसके जो भी अपने खुद के बिलीफ हैं, जिन भी चीज़ों में वो विश्वास रखता है, उसको ऐसे दिखाओ, हीन भावना से एकदम ग्रसित कर दो उसे, इमोशनल या मेंटल स्टेबिलिटी उसकी छीन लो, उसको इतना मैनिपुलेट करो, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको मैनिपुलेट करो, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करो, उसे बोलते हैं गैस लाइटिंग। और मजे की बात, गैस लाइटिंग में जिस व्यक्ति को, जो विक्टिम है, वो मानता है हाँ दूसरा ही सही है, मैं तो बेवकूफ हूं, तो इसको गैस लाइटिंग कहा जाता है। अगर आप किसी को गैस लाइटिंग कर रहे हो मतलब उसको आप बुरी तरह से उसमें हीन भावना डाल रहे हो, वास्तविकता से विपरीत उसे चीजें बता रहे हो, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। ये है वर्ड ऑफ द ईयर। ये मैरियम वेबस्टर के मुताबिक है। लेकिन अच्छा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक क्या है वर्ड ऑफ द ईयर? वो है होमर। होमर वो व्यक्ति होता है जो बेसबॉल गेम में होम रन मारता है। जैसे क्रिकेट में छक्का होता है ना, मैदान के बाहर बॉल मार दी, बेसबॉल में अगर आप मैदान के बाहर बॉल मारते हो उसे होम रन कहते हैं, होम रन। तो होम रन जो मारता है वो होमर है। ये वर्ड ऑफ द ईयर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। और कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक वर्ड ऑफ द ईयर है परमा क्राइसिस, यानी लगातार क्राइसिस चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, परमा क्राइसिस। ये है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। किस मंत्रालय ने शक्ति पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू करी है? इसका क्या मतलब है? अब देखो, हमारा जो ऊर्जा मंत्रालय मतलब बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने 4500 मेगावाट अगले 5 साल में उसकी खरीद के लिए योजना शुरू करी है। शक्ति पॉलिसी इसका नाम है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इसका क्या मतलब है? अब बहुत सारे छोटे कंपनियां होती हैं जिनको कोयला मिलता नहीं है, तो उन्हें कोयला दो, और जब वो कोयले से बिजली बन जाए तो उनसे खरीद भी लो। कितनी बिजली खरीदेंगे टोटल? ये 4500 मेगावाट। 4500 मेगावाट अगले 5 साल में बिजली खरीदेंगे छोटी कंपनियों से, और अगर उन कंपनियों में कोयले की कमी है तो उन्हें कोयला भी दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये है शक्ति योजना। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की योजना है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसको चुना है इसको कार्यान्वित करने के लिए? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को चुना है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक नोडल एजेंसी का काम करेगा इस योजना के, इसके कार्यान्वयन के लिए, क्रियान्वित करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अभी अभी 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली प्रगति मैदान में लगा, तो वहां पे भारत के किस मंत्रालय या संगठन को सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच। ये अवार्ड मिला है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। इन्होंने जो प्रगति मैदान में अपना पेविलियन लगाया था, वहां पे बहुत लोगों का फायदा हुआ। इन्होंने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया। इज दैट अंडरस्टूड? और इसमें आपको ये याद रखना है अब कि जो हमारा ये व्यापार मेला लगा था, इसमें पार्टनर जो है कौन था? पार्टनर स्टेट, फोकस स्टेट, ये सब कौन थे? तो फोकस राज्य जो था इसमें, वो कौन सा था? ये ध्यान रखिए, फोकस राज्य जो था वो था यूपी और केरल। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है अपने आप में कि जो फोकस राज्य था वो कौन सा था? तो फोकस राज्य जो था वो था यूपी और केरल। इसको लिख लीजिए अच्छे से। और पार्टनर राज्य कौन सा था? पार्टनर स्टेट, तो पार्टनर राज्य थे 3, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। और अगर आपसे पूछें कि ऐसा राज्य बताओ जिसने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार भाग लिया, तो लेह लद्दाख। लद्दाख ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इसमें, यह भी ध्यान रखिए।
हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी, चाइना की कंपनी हुआवी टेक्नोलॉजी और ZTE इनके दूरसंचार और वीडियो निगरानी उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते। इनका मानना है चाइना जब टेक्नोलॉजी देता है तो उसमें स्पाइंग करता है, उसमें जासूसी करता है। तो ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है अमेरिका। अमेरिका ने चाइना की कंपनी हुआवी और ZTE पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस कंपनी ने आधुनिक विमान इंजन को शक्ति देने के लिए दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया? ये देखिए, ये इंजन, ये जो इंजन है ये रोल्स रॉयस कंपनी का है, जो गाड़ियां भी बनाती है बहुत महंगी और विमान के इंजन भी बनाती है। ये ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन सावधान, रोल्स रॉयस कंपनी की अभिभावक कंपनी, पेरेंट कंपनी है BMW, जो जर्मनी की कंपनी है। यानी रोल्स रॉयस कंपनी को किसने खरीदा हुआ है? रोल्स रॉयस कंपनी को खरीदा हुआ है BMW ने। तो रोल्स रॉयस कंपनी ने एक ऐसा इंजन बनाया है विमान का जो हाइड्रोजन से चल रहा है पहली बार। अंडरस्टूड? और यहां पे 2-3 चीजें और बता दूं आपको। यूनाइटेड नेशंस का जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन है, जिसका मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है एयरलाइन इंडस्ट्री नेट जीरो बन जाए। कब तक? 2050 तक। और एक कंपनी है एयरबस, ये भी विमान बनाती है। एयरबस कंपनी, लड़ाकू विमान की बात नहीं हो रही, नॉर्मल विमान जिनमें आप और हम ट्रेवल करते हैं। एयरबस कंपनी का हेडक्वार्टर टुलूज में है। टुलूज कहाँ है? फ्रांस में है। वैसे मल्टीनेशनल कंपनी है ये, फ्रांस की नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका टुलूज में है। तो एयरबस कंपनी कहती है मैं नेट जीरो बन जाऊंगी 2035 तक, मैं नेट जीरो बन जाऊंगी 2035 तक। दुनिया का सबसे बड़ा विमान का नाम क्या है जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? इसका नाम है एयरबस बेलुगा। एयरबस बेलुगा ये उतरा अभी अभी वहां पर, और ये भी एयरबस का था। और कौन सी कंपनी है जो विमान बनाती है, कमर्शियल विमान होते हैं? एक है एम्ब्रायर, एम्ब्रायर ब्राजील की कंपनी है। और एक कंपनी है बॉम्बार्डियर, ये कनाडा की कंपनी है। और बोइंग तो आप जानते हो अमेरिका की कंपनी है। ये कुछ फेमस कंपनियां हैं जो कमर्शियल विमान बनाती हैं। और हमारा आखिरी सवाल, कौन सा जिला मुख्यालयों के 100% हिस्से में रिलायंस जियो 5G प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यानी भारत का पहला राज्य बताओ जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 5G पहुंच गया है, तो वो है गुजरात। और आपको बता दूं 5G जो होता है ना, ये पहली कंपनी कौन सी थी जिसने इंडिया में 5G लॉन्च किया? एयरटेल थी। और 5G से पहली कॉल कहां की गई थी? टेलीफोन कॉल 5G का इस्तेमाल करके IIT मद्रास में की गई थी। और फटाफट कुछ मैं अपॉइंटमेंट बता देता हूं आपको। सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है सुंदरमन राममूर्ति को। प्रीति सूदन जो है UPSC की मेंबर बनी है, इनको शपथ दिलाई UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी ने। प्रशांत कुमार एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा हमारे विदेश सचिव बने रहेंगे 1 साल और। हंसराज अहिर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बने हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में जो पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उसके पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मराठी एक्टर विक्रम गोखले, और हिंदी फिल्मों में बहुत काम किया इन्होंने, इनकी डेथ हो गई। वेस्ट इंडीज के पूर्व विकेट कीपर क्रिकेट खिलाड़ी डेविड मरे की डेथ हो गई। और उड़ीसा के पूर्व राजनेता पॉलिटिशियन गोलक बिहारी नायक की डेथ हो गई। यह था हमारा महीने का पहला वीडियो 1 दिसंबर का। मिलते हैं 2 दिसंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।